श्री राम ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है अर्धचालक के ऊपर। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक होता क्या है? देखो, सबसे पहले हम चालक पता करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। चालक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा क्या हो जाती है, आसानी से आ जा सकती है। चालक पदार्थ क्या होते हैं? कोई भी मेटल है, उस मेटल में बिना अवरोध के धारा इधर से भी जा सकती है और इधर से भी इसमें धारा का प्रवाह संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे चालक पदार्थ कहलाते हैं। यदि हम इनके ऊर्जा बैंड के बारे में बात करें कि ये चालक पदार्थ होते कैसे हैं, तो हम इसके ऊर्जा बैंड के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का बैंड। ठीक है, ये चालक पदार्थ होता है, इसकी ऊर्जा बैंड के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक संयोजी बंध होता है। क्या होता है? एक संयोजी बंध होता है। ठीक, और एक होता है अपना चालन। ठीक है, इसको संयोजी बैंड कहते हैं और इसको कहते हैं चालन बैंड। ये दो तरह के बैंड होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर है, अब देखो ये संयोजी बैंड और चालन बैंड हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? संयोजी बैंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका तीसरा जो कक्षा होती है वो संयोजी बैंड होती है। और चालन बैंड कौन सी होती है? हमारी जो इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्षा होती है उसको हम चालन बैंड कहते हैं। एक तरह से हम इसकी परमाणु संरचना देखते हैं। देखो, परमाणु संरचना क्या होती है? कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, उसके केंद्र में नाभिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का केंद्र जो होता है, कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु का अगर अपन संरचना देखते हैं, ठीक है, तो परमाणु की अगर अपन संरचना देखते हैं तो उसकी जो सबसे सेंटर का जो पॉइंट होता है उसको अपन कहते हैं नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु का सबसे केंद्र वाला भाग क्या कहलाता है? हमारा नाभिक कहलाता है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम एक नियम के आधार से भरते हैं। ठीक है, जिसको अब मतलब ये जो नियम है, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश को 2n2 माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? 2n2। मतलब अगर कक्ष के पास वाली, नाभिक के समीप वाली जो कक्षा है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2n2 के माध्यम से होता है, यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। अगर दूसरी कक्षा है तो 2 × 2 यानी कितना हो गए? 2 × 4, 4 × 2 यानी 8। दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में 2 × 3 × 9 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही चौथी कक्षा में, ठीक है, 4 चौक 16, 16 × 2 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। ठीक है, इस तरह से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 18, 32, इस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलअप होती है। ठीक है, अब कोई भी जो परमाणु होता है उसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। ठीक है, मान लो इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मान लो इसकी तीसरी कक्षा है, इस तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 3 इलेक्ट्रॉन आए। तो इन 3 इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या कहेंगे? इसकी संयोजकता। क्या कहेंगे? संयोजकता। मतलब किसी भी परमाणु को यानी कंप्लीट होने के लिए इसका एक प्रतिबंध अष्टक नियम। क्या नियम है इसका? अष्टक नियम। अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है कि जो सबसे बाहरी वाली कक्षा होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। अब मान लो किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा या 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता। मान लो ये किसी भी परमाणु से साझा करके कितने और चाहिए इसको? 5 और चाहिए। तो ऐसा कोई परमाणु जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो वो इससे आपस में सहयोग करके दोनों क्या कर लेंगे? एक बंध बना लेंगे, जिसको अपन कहते हैं ससंयोजी बंध। अब ससंयोजी बंध के माध्यम से ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से ये हमारे परमाणु की संरचना होती है। ठीक है, हम बात कर रहे थे ऊर्जा स्तर के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, परमाणु की ऊर्जा स्तर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर की हम चर्चा कर रहे थे। तो देखो इस ऊर्जा स्तर को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। हमने पहला हो गया हमारा नाभिक, दूसरी हो गई हमारी क्या? पहली कक्षा। ठीक है, प्रथम कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा, या तीसरी कक्षा। ठीक है, ऐसे इसके बाहर और इलेक्ट्रॉन होंगे तो चौथी कक्षा। ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। 4 तरह की कक्षा होती है। ठीक, तो इसमें अपन इसको कहते हैं प्रथम ऊर्जा स्तर। अब अपन इनकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं का स्तर जाने तो पहली कक्षा को अपन प्रथम ऊर्जा स्तर कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही यह तो हो गया हमारा नाभिक। अब नाभिक के बाद प्रथम ऊर्जा स्तर, फिर उसके बाद दूसरी कक्षा है तो द्वितीय ऊर्जा स्तर, ऐसे तीसरी कक्षा है तो तृतीय ऊर्जा स्तर, ऐसे चौथी कक्षा आई तो इसको चतुर्थ ऊर्जा स्तर कहेंगे अपन। क्या कहेंगे? चतुर्थ ऊर्जा स्तर। ये 4 प्रकार के हमारे ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, अब अगर अपन इसको ऊर्जा बैंड के माध्यम से देखें, ठीक, तो ऊर्जा बैंड के माध्यम से हम देखते हैं तो हमारा प्रथम बैंड, पहली ऊर्जा स्तर को हम कहेंगे प्रथम बैंड, ऐसे दूसरी ऊर्जा स्तर को हम कहेंगे द्वितीय बैंड, लेकिन तीसरी जो ऊर्जा स्तर आ जाता है उस तीसरा ऊर्जा स्तर को हम तृतीय बैंड या संयोजी बैंड के नाम से जानते हैं। काय के नाम से जानते हैं? संयोजी बैंड। और चौथा जो बैंड है, चौथा ऊर्जा स्तर को अपन चतुर्थ बैंड या चालन बैंड के नाम से जानते हैं। काय के नाम से? यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये गति करते हैं। ठीक है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास चले जाते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनों से अन्य इलेक्ट्रॉनों को आपस में ले लेते हैं। तब तो अपन बात करते हैं चालक का। ठीक है, चालक के परमाणु के ऊर्जा स्तर के बारे में, काय के बारे में? चालक के ऊर्जा स्तर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों बैंड दिखाए गए हैं। ये कहलाता हमारा संयोजी बैंड, ये कहलाता हमारा चालन बैंड। ठीक है, इसको EC से और इसको EV से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉल, इसको कहते हैं वैलेंस बैंड, इसको कहते हैं कोवैलेंट बैंड, इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। इसलिए इसमें V लिखा, इसमें C लिखा। और हिंदी में कहते हैं इसको संयोजी बैंड और इसको कहते हैं चालन बैंड। अब चालक जो पदार्थ होता है, कंडक्टर होता है, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। उदाहरण के लिए चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये पदार्थ हमारे सभी क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो चालन बैंड है, ठीक है, ये हम यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं। ये चालन बैंड और संयोजी बैंड आपस में क्या दिखा रहे हैं अपन? ओवरलैप।
ये इनके बीच की ऊर्जा गैप जो होती है वो एक दूसरे पर दोनों बैंड क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से इस धातु में इधर से उधर जा सकते हैं। इसमें आवश्यक ऊर्जा की मात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से इसमें धारा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर और उधर से संयोजी बैंड से चालन बैंड और चालन बैंड से संयोजी बैंड में जा सकते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या ये होती है कि जो चालक पदार्थ होता है उनका जो प्रतिरोध होता है चालक का, ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। क्या हो जाती है? ये चालक जो पदार्थ है, अगर इसका अपन ताप बढ़ाते जाते हैं तो इसके प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही बढ़ती है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण इनको अपन क्या कहते हैं, इनको धनात्मक ताप गुणांक के नाम से जाना जाता है। धनात्मक ताप गुणांक मतलब इनका प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, चालक धातुओं का। ठीक, इसके बाद अपन बात करते हैं अचालक पदार्थ की। काय की? अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ में क्या होता है, इसमें जो होती है धारा प्रवाह नहीं होती है। ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब इन पदार्थों को अपन अचालक पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा जो संयोजी बंध होता है, ये हमारा हो गया संयोजी बैंड और ये हो गया हमारा चालन बैंड। संयोजी बैंड और चालन बैंड, इन दोनों के बीच का जो वर्जित ऊर्जा बैंड है, ठीक है, इसको अपन कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल या बैंड। क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। ये कितना होता है, इसको अपन ईजी से प्रदर्शित करते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ने हमारा EC, ये ने कोवेलेंट बॉन्ड और EV वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में इतनी गैप होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड की ओर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? इन पदार्थों में धारा का प्रवाह संपन्न नहीं हो पाता है, जिसके कारण इन पदार्थों को अपन अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे रबर, कागज, चीनी, मिट्टी। ठीक है, अगर अपन इनको इनके इलेक्ट्रॉन, इनके परमाणु संरचना के आधार पर देखें तो वे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा पूर्ण हो, मतलब 8 ही इलेक्ट्रॉन उनके अंतिम कक्षा में रहते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, मतलब इनका अष्टक पूर्ण होता है, जिसके कारण ऐसे पदार्थ, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब चालक और चालक, इसके बाद हमारे आते हैं अर्धचालक पदार्थ। क्या आते हैं? अर्धचालक पदार्थ आते हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? ये ना वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर, तो मतलब परम शून्य ताप, कौन से ताप पर? परम शून्य ताप, जिसको अपन 0 केल्विन से प्रदर्शित करते हैं। परम शून्य ताप पर, जिसे हम 0 केल्विन से प्रदर्शित करते हैं, परम शून्य ताप पर ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संपन्न नहीं होता है, ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? विद्युत के धारा का प्रवाह संपन्न नहीं होता है, लेकिन इनका ताप बढ़ा दिया जाए। क्या बढ़ा दिया जाए? ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ाने पर इनमें क्या होता है? धारा का प्रवाह संपन्न हो जाता है। ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन अर्धचालक की बात करते हैं।
तो वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर यानी परम शून्य ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं और ताप बढ़ाने पर एक सुचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है। अब चालक की तरह और कुचालक की तरह किस तरह व्यवहार करते हैं? देखो, इसमें अपन इसका भी ऊर्जा बैंड देखते हैं। ये इसका संयोजी बंध है, संयोजी बैंड है। ठीक है। और ये इसका चालन बैंड है। अब इसमें जो ऊर्जा गैप है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इनमें इसमें क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब अपन इसको बाहर से कोई भी टेम्परेचर देते हैं या सप्लाई देते हैं तो ये इस वैल्यू को क्या कर जाता है? पार कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है? संयोजी बंध से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड की ओर गति करने लगते हैं, जिसके कारण परम शून्य ताप पर तो ये एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है और हल्का सा ताप बढ़ा देंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ये एक सुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्धचालक। परम शून्य ताप में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे संयोजी बंध में ही रहते हैं, चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? सामान्य ताप पे यानी परम शून्य ताप पे अर्धचालक होते हैं। लेकिन जैसे अपन टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजी बैंड से निकलकर चालन बैंड की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रकार इसमें धारा का प्रवाह संपन्न हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध से निकलकर चालन बैंड की तरफ जाता है तो संयोजी बैंड में खाली जगह बन जाती है, जिसको अपन रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्ति। क्या कहते हैं इसको? रिक्ति। होल, कोटर इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है। टेम्परेचर 0 केल्विन से इसका टेम्परेचर 300 केल्विन तक हम बढ़ाएंगे तो इसकी जो चालकता है वो अच्छी रहेगी। क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। लेकिन जब अपन इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा कर देंगे, 300 केल्विन से ज़्यादा अगर इसका टेम्परेचर करते जाएंगे तो इसकी चालकता वापस घटने लगती है। ठीक है। तो इन अर्धचालक पदार्थों को अपन कहते हैं नेगेटिव। ठीक है। उनको अपन कह रहे थे चालक पदार्थ को धनात्मक, मतलब उसमें चालक पदार्थ का ताप बढ़ रहा था तो प्रतिरोध बढ़ रहा था। लेकिन अर्धचालकों में अलग तरीका है। ताप बढ़ाएंगे तो इसमें प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ये देखो, प्रतिरोध कम हो जाता है, इसके कारण इनमें धारा का प्रवाह संपन्न हो जाता है। तो अर्धचालक पदार्थों को अपन कौन सा कहते हैं? ऋणात्मक ताप गुणांक। इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसको अपन क्या कहेंगे? ऋणात्मक ताप गुणांक के नाम से जानेंगे। अब हम बात करेंगे अर्धचालक पदार्थ की जो संरचना होती है। ठीक है। प्रकृति में 2 प्रकार के अर्धचालक पाए जाते हैं। एक होते हैं हमारे इंट्रिंसिक और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। अब जो हमें प्रकृति में जो पाया जाता है, प्रकृति में जो अर्धचालक पाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसे अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक 2 प्रकार के हुए। कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए। ठीक। एक हो गया हमारा इंट्रिंसिक। ठीक है। एक क्या हो गया हमारा? प्रकृति में जो हमें अर्धचालक पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक अर्धचालक और एक एक्सट्रिंसिक। ठीक है। इंट्रिंसिक जो शुद्ध अवस्था, इंट्रिंसिक जो अर्धचालक होते हैं ये हमारे शुद्ध प्रकृति से जो अर्धचालक पाए जाते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, यानी ये वे पदार्थ जो हमें प्रकृति से शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। इसलिए इनको या तो शुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं अपन,
जिन्हें हम इंट्रिंसिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको शुद्ध अर्धचालक के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अंतिम कक्षा में क्या होते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 4। इसलिए इनको चतुर संयोजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक जो अर्धचालक होते हैं ये चतुर संयोजी, क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। और एक ये जाली संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाली। अंग्रेजी में अपन कहते हैं क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं। हिंदी में अपन इसको कहते हैं जाली संरचना बनाते हैं। अब ये देखो, इनके अंतिम कक्षा में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अपन इसकी जो एक परमाणु होता है उसमें एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ में कई सारे परमाणु होते हैं। ठीक है, उनकी संरचना को देखते हैं। देखो, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन। अब देखो, सभी सिलिकॉन जो परमाणु हैं ये आपस में दूसरे सिलिकॉन परमाणु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक संरचना का निर्माण कर रहे हैं। अब ये जुड़े हुए कैसे? देखो, पहले इसके आगे और सिलिकॉन परमाणु हैं। देखो, अब बात करते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब इस सिलिकॉन परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन तो इससे ले लिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 2 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा उसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा इसने ले लिया। इस प्रकार इसने क्या करा कि 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही है लास्ट कक्षा में। अब इसको कंप्लीट अष्टक पूरा करने के लिए कितने और चाहिए? 4 और चाहिए। तो इसने अपने पास वालों से एक एक का साझा करके क्या बना लिया? इनने संयोजी बंध बना लिया। क्या बना लिया? संयोजी बंध बना लिया आपस में। ठीक है, आपस में संयोजी बंध बना लिया साझा करके इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि परम शून्य ताप पर ये पदार्थ क्या होते हैं कि कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे अपन इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? टेम्परेचर करना पड़ता, तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी बंध ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से निकल के कहाँ गया? ये फ्री स्पेस में आ गया। ठीक है, इसकी जाली संरचना में यहाँ का नहीं देखता, इसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ से कूद के कहाँ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया? खाली जगह बन गई। क्या बन गई? खाली जगह बन गई। ठीक है, इस खाली जगह को पूरी करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी जगह लगेगा। इस तरह से क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन कूद कर फ्री स्पेस में आ गया, उसकी जगह दूसरे इलेक्ट्रॉन ने ले ली। इस तरह से इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ में क्या करने लगा? चालन करने लगा। क्या करने लगा? चालन करने लगा। अब इलेक्ट्रॉन चालन करने लगा तो उसके कारण वो पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। लेकिन इतना प्रॉपर विद्युत का सुचालक नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अब इनकी जो चालकता है उसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? अलग से अर्धचालक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अलग से अर्धचालक का निर्माण करते हैं, जिसको अपन कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। क्या कहते हैं? अशुद्ध अर्धचालक, जिनको अंग्रेजी में एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि इनकी जो कंडक्टिविटी है ना, इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए जो हमारे शुद्ध अर्धचालक थे, इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए अपन इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अशुद्धि। ठीक है, इसमें अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसके कारण इनकी चालकता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक पदार्थों में उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाकर उनकी चालकता में वृद्धि करना, ठीक है, उनकी चालकता में वृद्धि की जा सकती। अशुद्धि युक्त अर्धचालक हमारा क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, हमेशा शुद्ध अर्धचालक में बहुत कम मात्रा यानी 1:10⁶ के अनुपात में अशुद्धि मिलाते हैं।
ठीक है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कम मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, और अशुद्धि यानी शुद्ध पदार्थ में अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है हमारी डोपिंग। क्या कहलाती है? डोपिंग। शुद्ध पदार्थ में अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अशुद्धि मिलाने के बाद भी ये जो अर्धचालक होते हैं परम शून्य ताप पर क्या रहेंगे? कुचालक ही रहेंगे। इनमें धारा का प्रवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। लेकिन जब इनमें धारा का प्रवाह संपन्न करना होगा तो इनके ताप में वृद्धि करना होती है। क्या करना पड़ती है? ताप में वृद्धि करना पड़ती है। तो अर्धचालक में जो धारा का प्रवाह है वो धारा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है? ताप पर। क्या पे निर्भर करता है? ताप पर। ठीक है, अब जो हमारे एक्सट्रिंसिक जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इनमें अलग अलग पदार्थों की अशुद्धि मिलाई जाती है। इस प्रकार ये दो प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। एक बनता P प्रकार का अर्धचालक और एक बनता है N प्रकार का अर्धचालक। अब देखो ये P प्रकार का अर्धचालक और N प्रकार का अर्धचालक क्यों बने, किस प्रकार बने, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले हम N प्रकार के अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं। N प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, हम जर्मेनियम या सिलिकॉन लेते हैं या फिर सिलिकॉन। इसमें हम क्या करते हैं? अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, ये अशुद्धि क्या की होती है? या तो ऑर्सेनिक होता है, ऑर्सेनिक, या ये हमारा एंटीमनी होता है, या फिर हमारा फास्फोरस होता है। ठीक है, ये हम अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, ये जो अशुद्धि होती है ये पंच संयोजी होती है। क्या होती है? पंच संयोजी। पंच संयोजी मतलब ये जो वर्ग 5 है उनके तत्व होते हैं। आवर्त सारणी हम देखते हैं उसमें वर्ग 5 के तत्व है। ठीक है, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, इनको पंच संयोजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी अंतिम जो कक्षा होती है, अंतिम कक्षा में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? मतलब इनको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है? 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 5 इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जब शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन पदार्थ में ऑर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस पंच संयोजी वर्ग 5 तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? N प्रकार के अर्धचालक। अब N प्रकार के अर्धचालक क्यों कह देते हैं? अब अपन इसके चित्र से समझते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कि वहाँ पे सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम। मैंने क्या कहा? सिलिकॉन ले या जर्मेनियम ले। हम यहाँ पर जर्मेनियम की संरचना देखते हैं। ये सभी अपने पास, अभी अपन इसको ऑर्सेनिक को यहाँ नहीं गिनते, यहाँ पे अपन जर्मेनियम मान लेते हैं। तो ये सभी आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए, सब ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर रखे। अब हमने क्या करा कि अशुद्धि इसमें मिला दी। यानी ये हो गया हमारा ऑर्सेनिक का परमाणु AS। यानी ये क्या हो गया? ऑर्सेनिक का परमाणु हो गया। अब ऑर्सेनिक की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 है। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ साझा कर लिया, एक इसके साथ कर लिया, एक इसके साथ कर लिया, एक इसके साथ कर लिया। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एक एक सबके साथ साझा हो गया।
तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन का तो इसने साझा कर लिया। अब बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये यहाँ दिखा रखा है, देखो ये यहाँ पे। अब ये जो जगह देखते हैं इसको अपन कहते हैं फ्री स्पेस। क्या कहते हैं, फ्री स्पेस, मतलब खाली जगह। तो ये इलेक्ट्रॉन खाली जगह में, मतलब इसको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि ऐसे कई सारे ऑर्सेनिक के परमाणु होते हैं, ऐसे कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस पदार्थ में चालन करते हैं। ठीक है, इसका ताप बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर इन फ्री स्पेस में क्या होगा, गति करेंगे। एक बंद टूटेगा तो वहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाएगा, उसकी जगह अगला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉनों का संचार होता है। ठीक है, अब इसमें मुक्त क्या है, इलेक्ट्रॉन मुक्त है। क्या है, इलेक्ट्रॉन मुक्त है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, एन प्रकार का अर्धचालक। क्या कहा गया है, एन प्रकार का। अब समझ में बात आई कि इसको एन प्रकार का अर्धचालक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुक्त क्या है, इलेक्ट्रॉन मुक्त है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको एन प्रकार का अर्धचालक नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में चर्चा करते हैं। तो पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है हमारा, ठीक है, इसमें भी हम, ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक में भी हम बात करते हैं। तो इसमें भी हम जर्मेनियम या सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम या सिलिकॉन का शुद्ध अर्धचालक है। ठीक है, इस जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम क्या करते हैं, अब हम मिलाते हैं त्रिसंयोजी शुद्धि। ठीक है, क्या मिलाएंगे हम, त्रिसंयोजी, यानी हम इसमें एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, गैलिनियम ऑर्सेनाइड, या फिर गैलिनियम नाइट्राइट। ठीक है, क्या शुद्धि मिलाते हैं, क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, त्रिसंयोजी होती है। क्या होते हैं ये, त्रिसंयोजी। ठीक है, क्या होते हैं ये, त्रिसंयोजी होते हैं। ठीक है, इनके अंतिम कक्षा जो होती है, अंतिम कक्षा में इनमें, अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, या किसी भी परमाणु से 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तब जाके अपना अष्टक पूर्ण होता है। ये वर्ग 3 के तत्व है। काय के तत्व है, वर्ग 3, इसलिए इनको त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये तो हमारा पी प्रकार के अर्धचालक बनाने का तरीका हो गया। अब इसका नामकरण पी प्रकार का अर्धचालक क्यों हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, यहाँ पे हम वापस गैलिनियम की संरचना देख रहे हैं। ठीक है, ये वापस गैलिनियम की संरचना है। अब इस गैलिनियम की संरचना में भी अपन इसको जी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जी। तो यहाँ पे भी पूरा बंद हो जाएगा। इस तरह से एक जाली संरचना शुद्ध अर्धचालक की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये बॉन्ड बना हुआ, ये भी बॉन्ड। अब जैसे बोरॉन हमने इसके अंदर डाल दिया, अशुद्धि इस परमाणु की संरचना में, इस पदार्थ में, ठीक है, जर्मेनियम पदार्थ में हमने क्या करा, बोरॉन पदार्थ की अशुद्धि को मिला दिया। क्या कर दिया, तो बोरॉन जैसे इसके अंदर गया तो इसने क्या करा कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन का 3 जर्मेनियम परमाणु के साथ क्या कर लिया, साझा कर लिया। ये देखो कंप्लीट बॉन्ड बन गया, एक एक दोनों ने आपस में साझा कर लिया।
यहाँ पे भी साझा हो गया, यहाँ पे भी साझा हो गया, तो कंप्लीट बॉन्ड हो गया, लेकिन कंप्लीट बंध बन गया। लेकिन देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट बंध है। क्या ये इनकम्प्लीट, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर अभी एक क्या है, खाली जगह है। क्या है, खाली जगह है। इस खाली जगह को अपन कहते हैं होल। क्या कहते हैं, होल या कोटर। क्या कहते हैं, होल या कोटर। ये देखो यहाँ पे बंद पूरा नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से संयोजी मतलब त्रिसंयोजी पदार्थ होता है। अब इसमें मुक्त क्या है, यहाँ पे मुक्त होल है। क्या है, मुक्त होल है। और होल पे चार्ज होता है पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो इसको इसलिए नाम दिया गया पी प्रकार का अर्धचालक। यानी पी प्रकार के अर्धचालक में जो वाहक होते हैं, यानी इसमें कौन गति करता है, होल। अब मान लो इसका जरा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ जाएगा, तो इसका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे रिक्ति बन गई। यहाँ पे अगला इलेक्ट्रॉन कूद के आ जाएगा तो आगे रिक्ति बन जाएगी। इस तरह से खाली जगह की पूर्ति इलेक्ट्रॉन करता जाएगा और इसमें होल क्या करते रहेंगे, क्रिएट होते जाएंगे। तो इसमें होल क्या करेंगे, होल गति करते हैं। ऊपर एन प्रकार के अर्धचालक में कौन गति कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालकों में धारावाहक कौन होते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं धाराचालक, होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, इसके बारे में ये तो आज हमने इसका प्रकार देख लिया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसका विस्तृत और जानकारी लेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम जैसा कि एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक अकेले में अपना कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, इनको उपयोग में लेने के लिए हम अगली इनकी क्या करते हैं, संधि बनाते हैं, जिसको अपन कहते हैं पी एन संधि डायोड। क्या कहते हैं, पी एन संधि डायोड। अगले लेक्चर में हम पी एन संधि डायोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पी एन संधि डायोड किस प्रकार कार्य करता है, उसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम पी एन संधि डायोड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।